हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में संस्कृत साहित्य के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। जो संस्कृत साहित्य के रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं हैं, जो रचनाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन हैं, उन प्रश्नों को हम देखेंगे। क्योंकि जो संस्कृत साहित्य ये एलटी में और टीजीटी पीजीटी में इन सब परीक्षाओं में इस सिलेबस के रूप में लगा है, तो हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्वप्न वासवदत्ता किसकी रचना है? प्रश्न है कि स्वप्न वासवदत्तम किसकी रचना है? तो यह है, इसमें चार ऑप्शन है: कालिदास, भवभूत, भास और भारवी। तो स्वप्न वासवदत्ता यह भास की रचना है, महाकवि भास की। आगे है, भास के कुल कितने नाटक हैं? जो संस्कृत के कवि हैं महाकवि भास, उन्होंने कुल कितने नाटक लिखे हैं? तो पहला है क 8, ख 9, ग 14, घ 13। तो इसका लास्ट ऑप्शन सही है 13। भास ने कुल 13 नाटक लिखे हैं। यह अगर जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें पहले आप अपने आप से प्रश्न करने की कोशिश करिए। प्रश्न जब पूछा जाता है तो उसके बाद फिर उसके उत्तर को आप दीजिए, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। आगे है, स्वप्न वासवदत्तम में किसका चित्रण किया गया है? शकुंतला दुष्यंत का, उदयन और वासवदत्ता का, राधा कृष्ण का, रतन सेन पद्मावती का। आप प्रश्न पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। तो इसका जो है ख ऑप्शन सही है, उदयन और वासवदत्ता का। स्वप्न वासवदत्तम में उदयन और वासवदत्ता का चित्रण किया गया है। आगे है, महाकवि भास का प्रथम नाटक कौन सा है? आप प्रश्न देखिए, फिर बताइए हमें कि महाकवि भास का प्रथम नाटक कौन सा है? बालचरितम, दूतवाक्यम, स्वप्न वासवदत्तम, प्रतिमा नाटकम। तो इसका है स्वप्न वासवदत्तम। तीसरा है सही। स्वप्न वासवदत्तम महाकवि भास का प्रथम नाटक है। आगे देखते हैं, महाकवि भास का अंतिम नाटक कौन सा है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक ऑप्शन सही है। तो आप इसके प्रश्न को, इसके जो ऑप्शन है प्रश्न के, उसको पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए कि महाकवि भास का अंतिम नाटक कौन सा है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, चारुदत्त। आगे का प्रश्न है, शूद्रक की रचना कौन सी है? जो शूद्रक कवि हैं उनकी रचना कौन सी है? चारुदत्तम, दूतवाक्यम, मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम। शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। आगे है, शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना किस आधार पर की है? प्रतिमा नाटकम, दूतवाक्यम, चारुदत्तम और अभिज्ञान शाकुंतलम। जो शूद्रक है उन्होंने मृच्छकटिकम की रचना किस रचना के आधार पर की है? ऑप्शन 4 है, आप
ऑप्शन इसके पढ़िए और इसके प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसका है ग। शुद्रक ने जो मृच्छकटिकम की रचना की है वह भास के नाटक चारुदत्त के आधार पर की है। इसके दो तरह के प्रश्न पूछ लेंगे, या तो ये दे देगा कि चारुदत्त के आधार पर किस रचना को लिखा गया है, तो शुद्रक का मृच्छकटिकम। आगे है भास के नाटकों में किस रस की प्रधानता है। जो भास हैं संस्कृत के कवि भास, उनकी रचना में किस रस की प्रधानता है। हास्य रस, करुण रस, वीर रस और शांत रस। तो इसका ग ऑप्शन सही है, वीर रस। जो भास हैं उनके नाटकों में वीर रस की प्रधानता रहती है। जो ये संस्कृत के जितने भी कवि हैं, ये हिंदी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें इन सबको पूछ लिया जाता है। एक और इनको याद करना आसान है क्योंकि गिने चुने बस कुछ ही संस्कृत के कवि हुए हैं। तो इनकी रचना अगर जो आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो 2 नंबर के क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं एक परीक्षा में। तो इसीलिए आप ये वीडियो अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए। आगे है भास के नाटकों में किस रस का वर्णन है। इनकी रचनाओं में 2 रसों की प्रधानता है, लेकिन तो सबसे ज़्यादा इन्होंने वीर रस लिखा है। तो इनके नाटकों में किस रस की प्रधानता है। क करुण रस हास्य रस, ख शांत रस भयानक रस, ग श्रृंगार रस वीर रस और घ भक्ति रस वात्सल्य रस। तो इसका ग ऑप्शन सही है, श्रृंगार रस और वीर रस। जो भास के नाटक हैं उसमें श्रृंगार रस और वीर रस की प्रधानता है। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न। भास की महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन कौन से हैं। जो भास हैं इन्होंने रामायण के आधार पर भी अपनी नाटक लिखे हैं और महाभारत के आधार पर भी नाटक लिखे हैं। तो इसमें पहला है प्रतिमा नाटकम, दूतवाक्यम, चारुदत्त, अभिज्ञान, शाकुंतलम। भास के महाभारत की कथा पर आधारित कौन से नाटक हैं। तो इसका ख ऑप्शन सही है, दूतवाक्यम। जो महाकवि भास का दूतवाक्यम है वह महाभारत की कथा पर आधारित है। इसमें श्री कृष्ण दूत बनकर शांति प्रस्तावना के लिए पांडव की तरफ से जाते हैं। तो उस दुर्योधन द्वारा दुर्व्यवहार करने पर वो अपना दिव्य रूप दिखाते हैं। तो यह है महाभारत की कथा पर आधारित है भास का दूतवाक्यम। आगे है भास की रामायण की कथा पर आधारित नाटक कौन से हैं। प्रतिमा नाटकम, दूतवाक्यम, चारुदत्त, अभिज्ञान, शाकुंतलम। तो फर्स्ट ही ऑप्शन सही है, प्रतिमा नाटकम। भास के जो प्रतिमा नाटक है इसमें राम की कथा पर आधारित लिखा गया है। आगे प्रश्न देखते हैं। संस्कृत के जितने भी मैंने इसमें प्रश्न रखे हैं वो सारे महत्वपूर्ण कवियों के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह हमने लिखे, क्योंकि ये जो मैंने जिस बुक से लिया है यह माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग द्वारा निकाली गई पुस्तक है। तो इसमें ये इसीलिए और थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। आगे है मैंने इसमें जो भास के हैं कई नाटक हैं, इसीलिए मैंने सारे नाटक एक ही जगह लिख दिए हैं। इसमें से आपको 4-5 प्रश्न एक ही जगह मिल जाएंगे। जैसे भास के महाभारत की कथा पर आधारित नाटक पंचरात्रम, बालचरितम, उर्भंगम, दूत रहेगा, दूत घटोत्कच,
दूतघटोत्कच, कर्णभार, मध्य व्यायोग, दूतवाक्यम। यह जितने भी नाटक हैं इनके, यह महाभारत की कथा पर आधारित नाटक हैं। और 13वां है भास के रामायण पर आधारित नाटक। इन्होंने 2 ही नाटक लिखे हैं, एक तो प्रतिमा नाटक, दूसरे अभिषेक नाटक। अब 14 पॉइंट है कि भास के कल्पना मूलक नाटक। चारुदत्त, अभिमारक। इन्होंने 3 प्रकार के नाटक लिखे हैं, रामायण के आधार पर, महाभारत के आधार पर और कल्पना के आधार की कल्पना करके अपने हिसाब से लिखे हैं। तो इन्होंने 3 तरह के नाटक लिखे हैं। चारुदत्त इम्पोर्टेंट इनका है, इसीलिए यह याद रखना जरूरी है कि जो भास के कल्पना मूलक नाटक है वह चारुदत्त है। आगे का प्रश्न है, निम्न में कालिदास का नाटक कौन सा है। नीचे जो रचनाएं दी गई हैं इनमें से कौन सा नाटक कालिदास का है। प्रतिमा नाटक, दूतवाक्यम, चारुदत्त और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ग ऑप्शन सही है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है यह कालिदास का नाटक है और यह 6 सर्गों में विभाजित है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा वर्णित है। आगे फिर वही प्रश्न है, निम्न में से कालिदास का नाटक कौन सा है। प्रतिमा नाटक, दूतवाक्यम, चारुदत्तम, मालविकाग्नि मित्रम। तो इसका ग ऑप्शन सही है, मालविकाग्नि मित्रम। आगे प्रश्न है, कालिदास के नाटकों का नाम बताइए। उत्तर रामचरितम, दूतवाक्यम, चारुदत्त, विक्रमोर्वशीयम। तो इसका घ ऑप्शन सही है, विक्रमोर्वशीयम। आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम में किसका वर्णन है। शकुंतला दुष्यंत का, उदयन व सौदत्ता का, राधा कृष्ण का, रतनसेन पद्मावती का। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, शकुंतला दुष्यंत का। नाम से ही पता चल जा रहा है, अभिज्ञान शाकुंतलम। आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं। 5, 8, 6, 7। तो इसमें 7 अंक हैं। आगे 20वां प्रश्न देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रधान रस कौन सा है। हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। तो इसका प्रधान रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की प्रधानता है अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रमुख पात्र, यहाँ पर हमने उनके प्रमुख पात्रों को रख दिया है। कण्व, दुर्वासा। ये जो शकुंतला हैं इन्हीं कण्व ऋषि के आश्रम में रहती हैं और जो दुर्वासा ऋषि हैं उन्होंने उन्हें शाप दिया था शकुंतला को कि वो उनके दुष्यंत के ख्यालों में खोई रहती हैं। तो दुर्वासा ऋषि आते हैं तो उन्हें पहचान नहीं पाती हैं, ध्यान नहीं दे पाती, इसीलिए वो श्राप दे देते हैं कि तुम जिसके ख्यालों में खोई हुई हो, समय आने पर वही तुम्हें नहीं पहचानेगा। तो यही दुर्वासा ऋषि क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। शंख, शारदत्त, शकुंतला, अनुसुईया, प्रियंवदा। अनुसुईया प्रियंवदा जो हैं यह शकुंतला की सहेलियां हैं, सखी हैं, और मेनका इनकी माता का नाम है। आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रसिद्ध सूक्ति वाक्य। यह बहुत ही प्रसिद्ध है, यह सूक्ति वाक्य है अभिज्ञान शाकुंतलम का, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वाला, अर्थो ही कन्या पर किए एवं उत्सव प्रिया खल मनुष्य। इसके 2 लाइन है, लेकिन मैंने एक ही लाइन को दिया। अगर परीक्षा में 2 लाइन दे तब भी आप ऊपर की लाइन को पढ़ के आप यही निशान लगा दीजिएगा, सही इसका। आगे निम्न में से कालिदास का प्रमुख महाकाव्य कौन सा है। उत्तर रामचरितम, दूतवाक्यम, चारुदत्त, रघुवंशम।
4 ऑप्शन है, एक सही है, आप निशान लगाइए। आप अपनी तैयारी को आजमा सकते हैं। वीडियो जब क्वेश्चन आए फर्स्ट बार स्क्रीन पे तो आप वीडियो को रोक के पढ़िए, जो आपको सही लगे उसका आंसर लगाइए, फिर उसके बाद सारा टोटल करके मिलाइए कि आपने कितने सही लगाए कितने गलत। तो जो घ है यह रघुवंशम महाकाव्यम कालिदास का प्रमुख महाकाव्य है। आगे है, निम्न में से कालिदास का प्रमुख महाकाव्य कौन सा है? उत्तर रामचरितम, दूतवाक्यम, कुमार संभवम और किरातार्जुनीयम। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही है, आप बताइए। तो जो कुमार संभवम है यह कालिदास का प्रमुख महाकाव्य है। आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन, कालिदास का अंतिम महाकाव्य कौन सा है? उत्तर रामचरितम, दूतवाक्यम, चारुदत्त और रघुवंशम। तो कालिदास का अंतिम महाकाव्य है रघुवंशम। आगे प्रश्न है, रघुवंशम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 12, 15, 17, 19। इसका घ ऑप्शन सही है। घ 19। आगे प्रश्न है, रघुवंशम महाकाव्य में कितने राजाओं का वर्णन है? 12, 15, 31, 34। तो इसका ग ऑप्शन सही है, 34 राजाओं का वर्णन है रघुवंशम महाकाव्य में। आगे प्रश्न है, रघुवंशम महाकाव्यम की शुरुआत किस राजा से होती है? हरिश्चंद्र, अज, दिलीप, दुष्यंत। तो रघुवंशम महाकाव्यम राजा दिलीप से शुरुआत होती है इसमें। और यह रघुवंशम से नाम से ही पता चल जा रहा है, रघुवंशम माने रघु जो रघुवंश है उसके बारे में, मतलब जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं उनके वंश के बारे में, जो 31 राजा हुए थे उनका वर्णन कालिदास ने किया है। कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं? 12, 15, 17, 19। तो इसका ग ऑप्शन सही है, 19 सर्ग हैं। कुमार संभवम में 19 सर्ग हैं। आगे है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, अतिलघु उत्तरी टाइप में है कि कुमार संभवम में किसका वर्णन किया गया। इसमें से 3 प्रश्न बन सकते थे, इसीलिए मैंने तीनों का एक ही जगह रख दिया। इसमें शिव पार्वती का विवाह, कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर का वध, इतनी सारी चीज़ों का वर्णन है। आगे प्रश्न है, मेघदूत किस विधा की रचना है? जैसे इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, महाकाव्य भी लिखे हैं और भी विधाएं लिखी हैं। तो प्रश्न है, मेघदूत किस विधा की रचना है? नाटक, महाकाव्य, गीतिकाव्य, उपन्यास। तो इसका ग ऑप्शन सही है, गीतिकाव्य। जो मेघदूत है वह गीतिकाव्य है। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की है? उत्तर रामचरितम, दूतवाक्यम, चारुदत्त और मेघदूत। तो मैंने ऊपर तो बता दिया। तो यहाँ पर रचना कालिदास की है, माने कवि इसके कवि कौन हैं? तो घ मेघदूत कालिदास की रचना है, मेघदूत। आगे प्रश्न है, मेघदूत ग्रंथ का मूल आधार ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस, महाभारत, वाल्मीकि रामायण और उत्तम रामचरितम। आप इसके प्रश्न पढ़िए और बताइए कि मेघदूत का मूल आधार कौन सा ग्रंथ है। तो ग ऑप्शन सही है, वाल्मीकि रामायण इसका आधार ग्रंथ है। आगे है, मेघदूत में किसका वियोग वर्णित है?
यह एक विरह काव्य है। ऐसे भी प्रश्न पूछ लेगा कि मेघदूत किस प्रकार का गीत काव्य है, तो विरह काव्य, इसमें विरह रस की प्रधानता है। एक पॉइंट ये भी हो जाएगा कि मेघदूत में विरह या वियोग रस की प्रधानता है। तो दुष्यंत शकुंतला का, यक्ष यक्षिणी का, राधा कृष्ण का, राम सीता का। मेघदूत में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कि किसका वर्णन है, क्योंकि कालिदास का ये सबसे बहुत अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, कुमार संभव, ये सब इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इसमें यक्ष यक्षिणी का विरह वर्णन है। यक्ष मेघ माने बादलों के द्वारा अपने यक्षिणी को संदेश भेजता है, इसीलिए इसका नाम मेघदूत पड़ा। कालिदास ने भी लिखा है इनके बारे में। कालिदास के बारे में नागार्जुन कवि ने भी कविता लिखी, कालिदास सच सच बतलाना। यह बहुत ही प्रसिद्ध कविता है नागार्जुन की। अमल धवल गिर के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष या तुम रोए थे। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे 35 है, मेघदूत को कौन से विद्वान ने शोक गीत के अंतर्गत रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर कीथ, डॉक्टर नगेंद्र। 4 ऑप्शन हैं, चारों में से एक सही है, आप इसका उत्तर बताइए। तो इसका ग ऑप्शन सही है। डॉक्टर कीथ ने मेघदूत को शोक गीत के अंतर्गत रखा है। आगे प्रश्न है, संस्कृत गीत का परंपरा के प्रथम कवि कौन है? संस्कृत गीत काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन है, कि गीत काव्य लिखने की शुरुआत किसने की? भवभूति, भारव, कालिदास, भास। तो इसका ग ऑप्शन सही है, कालिदास। कालिदास ने गीत काव्य लिखने की परंपरा शुरू की। आगे प्रश्न है, ऋतु संहार किस कवि का गीत नाटक है? भवभूति, भारव, कालिदास, भास। ऋतु संहारम भी इन्होंने 2 गीत काव्य लिखे, एक तो मेघदूत और दूसरा ऋतु संहार। तो किसकी रचना है? ग कालिदास। जो ऋतु संहार है वह कालिदास की रचना है। आगे प्रश्न नंबर 38। आगे है, ऋतु संहारम में कितने ऋतुओं का वर्णन किया गया है? चार, 6, 8, 7। तो ऋतु संहारम में कितने ऋतुओं का वर्णन किया गया है? इसका ख ऑप्शन सही है। इसका ख ऑप्शन सही है, 6 ऋतुओं का वर्णन है। आगे 39 क्वेश्चन है, ऋतु संहारम में कितने सर्ग हैं? 4, 6, 8, 7। तो इसका ख सही है, 6। ऋतु संहारम में 6 ऋतुओं का 6 सर्गों में वर्णन किए, प्रत्येक ऋतु का प्रत्येक सर्ग में वर्णन किए हैं। और इसमें जो ऋतुएं हैं, ऋतुओं का क्रम है जैसे ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, 6 ऋतुओं का वर्णन है। इससे क्या पता, यह प्रश्न भी पूछ ले कि ऋतु संहार में किस ऋतु से वर्णन शुरुआत किए हैं, तो ग्रीष्म ऋतु से, और इसका अंत किए हैं वसंत ऋतु से। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आगे प्रश्न है, भारत, सॉरी यहाँ भारवी रहेगा, भारवी। आप लोग अपने कॉपी में सही कर लीजिएगा। भारवी का उपनाम क्या था? तो भारवी का उपनाम आतपत्र भारवी था। आगे प्रश्न है, भारवी किस धर्म को मानते थे, माने किस संप्रदाय के थे, धर्म?
वैष्णव, शैव, शाक्त और निर्गुण। भारव किस संप्रदाय के थे? तो इसका ख ऑप्शन सही है, शैव थे। भारव शैव थे। और भारव का एक अन्य उपनाम क्या था? तो दामोदर। आगे प्रश्न है, भारव किस राजा के सभा पंडित थे? तो चालुक्य वंशीय राजा विष्णुवर्धन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारव विष्णुवर्धन के थे सभा पंडित। आगे है, आगे प्रश्न है, भारव को किस काव्य परंपरा का जन्मदाता माना जाता है? गीति काव्य, विरह काव्य, रीति काव्य, नाटक। तो ग ऑप्शन इसका सही है। भारव को रीति काव्य परंपरा का जन्मदाता माना जाता है। आगे प्रश्न है, किरातार्जुनीयम किसका महाकाव्य है? भवभूति, भारव, कालिदास, भास। किरातार्जुनीयम किसका महाकाव्य है? तो इसका ख ऑप्शन सही है, भारव। जो भारव है यह किरातार्जुनीयम इनका महत्वपूर्ण महाकाव्य है। आगे, किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? किरातार्जुनीयम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते जरूर हैं। हमने जितने भी परीक्षाएं दी हैं उसमें से जिसमें से संस्कृत के कवियों का रहता है, कालिदास और भारव, इन माने इसमें सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन किरातार्जुनीयम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे है, किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? 12, 15, 17, 18। तो इसका घ सही है, 18 सर्ग हैं। आगे प्रश्न 47 नंबर, किरातार्जुनीयम में किस रस की प्रधानता है? हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। तो जो भारव की रचना किरातार्जुनीय है इसमें इसका ग ऑप्शन सही है, वीर रस। इसमें वीर रस की प्रधानता है। किरात और अर्जुन की लड़ाई, शंकर जी जब पाशुपत अस्त्र पाने के लिए अर्जुन प्रार्थना करते हैं तो उनके बल और पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी किरात का वेश धारण करके आते हैं। तो इन दोनों की आपस में युद्ध होते हैं और जो चर है वह युधिष्ठिर को संदेशा देता है। उसमें भी उसने वीर रस का वर्णन किया है और उसमें भी जब युद्ध होता है शंकर जी का और अर्जुन का तब भी वीर रस, माने इसमें वीर रस की प्रधानता है किरातार्जुनीयम में। आगे है कि किरातार्जुनीय का उपविज्य ग्रंथ कौन सा है? उपविज्य ग्रंथ मतलब किससे निकला है, यह किसको आधार बनाकर लिखा गया है? रामायण, महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतला, कुमार संभव। तो जैसे मैंने बता ही दिया कि अर्जुन और शंकर जी की पाशुपत अस्त्र जब देते हैं तो उनकी परीक्षा लेते हैं तो महाभारत। तो अर्जुन किस महाकाव्य से संबंधित है? महाभारत। तो किरातार्जुनीयम जो है यह महाभारत के वन पर्व से लिया गई, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न दे देगा कि प्रश्न पूछ लेगा कि किरातार्जुनीयम जो है महाभारत के किस पर्व से लिया गया। अगर जो पेपर को टफ बनाएगा तो ऐसे पूछ लेगा कि महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, तो वन पर्व से, ये इम्पोर्टेंट है। आगे है, किरातार्जुनीय महाकाव्य में सर्ग का आरंभ किस शब्द से होता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी परीक्षा में आया हुआ है। किरातार्जुनीय महाकाव्य में सर्ग का आरंभ किस शब्द से होता है? सरस्वती, पार्वती, श्री, लक्ष्मी। तो इसका ग ऑप्शन सही है। जो किरातार्जुनीयम के सर्ग की शुरुआत, ये प्रत्येक सर्ग की शुरुआत श्री शब्द से करते हैं भारव। आगे है, अब किरातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्ग का अंत किस शब्द से होता है? श्री से तो शुरुआत होता है और अंत किस से होता है? सरस्वती, पार्वती, श्री, लक्ष्मी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में
टिक कर लीजिएगा ये दोनों क्वेश्चन। तो इसमें इसका घ ऑप्शन सही है लक्ष्मी। सर्ग के अंत में लक्ष्मी का शब्द का प्रयोग करते हैं भारवी। आगे 52 क्वेश्चन है किरात सॉरी नहीं, गलत है। इसका है किरात अर्जुनीयम। आगे प्रश्न है किरात अर्जुनीयम महाकाव्य का नायक कौन है। 52 नंबर कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम। किरात अर्जुनीयम काव्य का नायक कौन है। तो इसका गो ऑप्शन सही हो जाएगा अर्जुन। इसके नायक अर्जुन हैं। और इसमें मैंने पॉइंट भी डाल दिया है, प्रश्न भी पूछ सकता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करके पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने का वर्णन किया गया है। अब आगे है किस ग्रंथ के प्रथम 3 सर्ग अति क्लिष्ट होने के कारण पाषाणत्रय कहे जाते हैं। उत्तर रामचरितम, दूतवाक्यम, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम। तो इसका घ ऑप्शन सही है किरातार्जुनीयम। इसके 3 सर्ग बहुत ही क्लिष्ट माने बहुत ही क्लिष्ट का मतलब बहुत आसान नहीं है जैसे, तो समझने में दिक्कत होती है। इसीलिए इस किरातार्जुनीयम के जो 3 सर्ग हैं बहुत ही क्लिष्ट होने के कारण मैंने समझ में नहीं आते हैं, तो पाषाणत्रय कहे जाते हैं। जैसे जब निराला का राम की शक्ति पूजा आप कविता पढ़ेंगे तो शुरू के 10 लाइन में तो समझ में कामा पूर्ण विराम कुछ नहीं है 10 लाइन तक, वो भी बहुत कठिन माने जाते हैं। तो ऐसे ये भी क्लिष्ट मतलब जो आसानी से समझ में ना आए। आगे प्रश्न है 54 भारवी का जो है एक यहाँ पर भारवी कर लीजिएगा। कह रहे हैं भारवी का एक अक्षर वाला श्लोक क्या है न नो नु। इसमें इस श्लोक में केवल एक ही अक्षर है न, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस महाकाव्य में किस महाकाव्य में किरातार्जुनीयम में भीम संवाद युधिष्ठिर भीम संवाद है, युधिष्ठिर व्यास संवाद है आपस में, और इंद्र अर्जुन संवाद है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे है भारवी किस लिए प्रसिद्ध हैं। उपमा के लिए, उत्प्रेक्षा के लिए, अर्थ गौरव के लिए और रूपक के लिए। तो इसका ग ऑप्शन सही है भारवी अर्थ गौरव है। जैसे 3 लोग हैं उपमा पद भारवी, उपमा पद लालित्यम दंडी ऐसे करके, और माघे संत त्रयो गुणा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि माघ कवि में तीनों गुण विद्यमान है। उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं, भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं, और जो दंडी है वह पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे प्रश्न है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हितम मनोहारी च वच दुर्लभम। ये इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट किरातार्जुनीयम का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। जो इसमें कथन किसका है प्रश्न पूछ है, युधिष्ठिर का है कि कृष्ण का है कि चर का है कि अर्जुन का है। तो इसका ग ऑप्शन सही है चर युधिष्ठिर से कहता है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है तब मनोहारी च वच दुर्लभम कथन किस काव्य का है, किस काव्य का है। तो इसका घ नंबर सही है, घ ऑप्शन किरातार्जुनीयम।
आगे प्रश्न है, हितम मनोहारी च वचम दुर्लभ कथन किससे कहता है? चर किससे कहता है? कृष्ण से कहता है कि युधिष्ठिर से कहता है कि अर्जुन से कहता है कि राम से कहता है? चर जो गुप्तचर होता है वह सूचना लेके आता है जब ये लोग वनवास में रहते हैं अज्ञातवास के समय, तब युधिष्ठिर को चर जो है वह सूचना बताता है कि कैसा दुर्योधन का कैसा वहाँ का शासन है। क्योंकि कहा जाता है, भारत ने यह बताया है कि अगर जो हम किसी को हमला करने वाले हैं, किसी को पराजित करने की कोशिश करें, तो हमें उसकी कमियां और खूबियां दोनों जाननी चाहिए। तो जो चर है वह युधिष्ठिर से दुर्योधन की शासनकाल का वर्णन बताता है, अच्छाइयाँ भी बताता है और बुराइयाँ भी बताता है। तो यह चर किससे कहता है? युधिष्ठिर से। आगे है, शिशुपाल वधम किसकी रचना है? भवभूति की, भारवी की, कालिदास की, माघ की? तो शिशुपाल वधम, इसका घ ऑप्शन सही है, माघ की रचना है। आगे है, शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? 12, 15, 17, 20। अगर जो आपको इसमें अगर जो कोई मात्रा की या अक्षर की लिखने में गलती हो जाती है तो आप लोग अपने आप से सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग एक टीचर बन की तैयारी कर रहे हैं। तो गलती इंसान का स्वाभाविक गुण है, गलती हम मुझसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। तो थोड़ी बहुत जो गलती होगी आप सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि आप भावी शिक्षक हैं। तो इसका जो है 20 घ सही है। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं। और शिशुपाल वधम का सर्गारंभ एवं सर्गांत किस शब्द से होता है? यहाँ पर भारवी और माघ जो कवि हैं, इन दोनों की रचनाओं में यह अंतर है कि जो भारवी है उनका किरातार्जुनीयम के सर्ग का आरंभ लक्ष्मी श्री से होता है और अंत लक्ष्मी से होता है। लेकिन शिशुपाल वधम की जो माघ हैं यह सर्ग का आरंभ और अंत दोनों लक्ष्मी शब्द से करते हैं। इसका घ ऑप्शन सही है। आगे है, शिशुपाल वधम की कथा किस ग्रंथ से ली गई है? रामायण से, महाभारत से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, कुमार संभवम से? इसका 4 ऑप्शन है, आप बताइए चारों में से कौन सही है? तो महाभारत के सभा पर्व से। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्रश्न अगर जो कठिन करेगा तो पूछ लेगा कि शिशुपाल वधम की रचना महाभारत के किस पर्व से ली गई है? तो सभा पर्व से। और अगर जो शिशुपाल को आप जानते हो कि श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था, तो ऐसे भी आप अंदाज से लगा, जब श्री कृष्णा महाभारत देखे होंगे टीवी पर, तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएगा, क्योंकि जो शिशुपाल था वह श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। आगे प्रश्न है, कालिदास के बाद कौन से कवि ने उपमा अलंकार का सुंदर वर्णन किया है? भवभूत, भारवी, कालिदास, माघ? तो इसमें माघ कवि। मैंने बताया था ऊपर कि माघे संति त्रयो गुणा। माघ कवि में तीनों गुण विद्यमान हैं। कभी कभी प्रश्न भी पूछ लेगा कि वो तीनों गुण कौन कौन से हैं। तो माघ में उपमा, अर्थ गौरव, पदलालित्य, ये तीनों गुण विद्यमान हैं। आगे प्रश्न है, माघ किस संप्रदाय के कवि थे? वैष्णव, शैव, शाक्त, निर्गुण? कन्फ्यूजन हो जाता है कवियों के संप्रदाय में, जैसे भारवी शैव थे, तो ऐसे थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा इसको। तो जो माघ है ये वैष्णव थे। वैष्णव में किसकी पूजा की जाती है? विष्णु भगवान की या राम कृष्ण की। आगे प्रश्न है, शिशुपाल वधम के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो श्री कृष्ण, बलराम, शिशुपाल, नारद, उद्धव, यह शिशुपाल वधम के प्रमुख पात्र हैं। आगे प्रश्न है, जनश्रुति के अनुसार मम्मट के मामा कौन थे? भवभूति, भारवी, कालिदास, हर्ष? चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। आप सही का निशान करके बताइए कौन सा सही है। तो इसका घ ऑप्शन सही है, श्रीहर्ष। श्रीहर्ष जो कवि हैं वह भारवी के मम्मट के मामा थे। आगे रचना है,
माघ ने अपनी रचना में कौन सी शैली का प्रयोग किया है? गौड़ी, पांचाली, वैदर्भी और इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि माघ ने अपनी रचना में कौन सी शैली का प्रयोग किया है? इसका क्या ऑप्शन सही है? गौड़ी। गौड़ी शैली का प्रयोग किया है माघ ने अपनी रचना में। आगे है 70 प्रश्न 70वां। नरसंहार चरितम किसका महाकाव्य है? भवभूति, भारवी, कालिदास, हर्ष। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो आप बताइए नरसंहार चरितम किसका महाकाव्य है? इसका घ ऑप्शन सही होगा, श्री हर्ष। आगे श्रीहर्ष की रचना कौन सी रचना चंपू काव्य है? नरसंहार चरितम, नैषधीय चरितम, अस्थैर्य विचार, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको श्रीहर्ष की 3 रचनाएं मिल जा रही हैं। तो यहाँ पर 3 प्रश्न ऐसे ही तैयार हो गए। तो जो नरसंहार चरितम है यह है चंपू काव्य। चंपू काव्य का मतलब जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है। आगे है नैषधीय चरितम किसकी रचना है? भवभूति, भारवी, कालिदास, श्रीहर्ष। तो इसका घ ऑप्शन सही है, श्रीहर्ष। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न है नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं? नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं? 12, 15, 17, 22। आप बताइए कितने सर्ग हैं नैषधीय चरितम में? तो इसका घ ऑप्शन सही है, 22। नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। आगे है नैषधीय चरितम का उपविज्य ग्रंथ कौन सा है? रामायण, महाभारत, वन पर्व, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव। 4 ऑप्शन हैं, चारों में से एक सही है। आप इसका सही निशान लगाइए, बताइए। इसका आगे है ख, महाभारत, वन पर्व। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि प्रश्न पूछ लेगा नैषधीय चरितम का उपविज्य ग्रंथ महाभारत का कौन सा पर्व है। तो ये इम्पोर्टेंट श्रीहर्ष की जो रचना है नैषधीय चरितम, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। तो वन पर्व से लिया गया है यह। आगे प्रश्न है कौन से कवि ने स्वयं को अमृत रूपी चंद्रमा कहा है? प्रश्न है कौन से कवि ने स्वयं को अमृत रूपी चंद्रमा कहा है? भवभूति, भारवी, कालिदास, श्रीहर्ष। तो इसका घ सही है, श्रीहर्ष। श्रीहर्ष ने अपने आप को स्वयं को अमृत रूपी चंद्रमा कहा है। आगे है 76। श्रीहर्ष किस संप्रदाय के थे? किस संप्रदाय के थे? वैष्णव, शैव, शाक्त, निर्गुण। तो श्रीहर्ष शैव संप्रदाय के थे, मतलब शिव जी की आराधना करने वाले। जो शिव जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें शैव कहा जाता है। आगे किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि कहा गया है? नरसंहार चरितम, नैषधीय चरितम, अस्थैर्य विचार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ख ऑप्शन सही है। नैषधीय चरितम को विद्वानों के लिए औषधि कहा गया है। नैषधीय चरितम की रचना किस स्थान पर हुई? अयोध्या, काशी, मथुरा, लखनऊ। 4 ऑप्शन हैं, चारों में से सही ऑप्शन पर निशान लगाइए सही का। तो इसका जो नैषधीय चरितम की रचना श्रीहर्ष ने काशी में की है। काशी पुराने ज़माने में काशी क्या विद्या का गढ़ होता था। वहाँ पर सब लोग बहुत विद्वान, मूर्धन्य विद्वान जाते थे। वहाँ पर 3 विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, हिंदू विश्वविद्यालय और हिंदू संस्कृत विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालय हैं काशी में। पुराने समय में काशी
महत्वपूर्ण केंद्र था विद्या का। आगे प्रश्न, नरसंहार चरित्र में किसका यशोगान किया गया है? दशरथ, हरिश्चंद्र, राम, भोजराज के पिता सिंधुराज का। तो इसका घ ऑप्शन सही है। नरसंहार चरित्र में भोजराज के पिता सिंधुराज का यशोगान किए। यशोगान मतलब उनकी वीरता, उनकी तारीफ की गई है। आगे प्रश्न है, निम्न में से भवभूति का नाटक कौन सा? उत्तर रामचरितम, दूतवाक्यम, मालती माधवम और किरातार्जुनीयम। तो भवभूति का जो नाटक है वह मालती माधवम है। इसका ग ऑप्शन सही है। सॉरी, इसमें दो ऑप्शन सही हैं। उत्तर रामचरितम भी भवभूति का नाटक है। तो आप इसमें दो ऑप्शन लगा लीजिए, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है। दोनों ऑप्शन सही हैं। निम्न में से भवभूति का नाटक उत्तर रामचरितम है और मालती माधवम है। आगे प्रश्न है, मालती माधव में कितने अंक हैं? 12, 15, 10, 22। क्योंकि क्या नाटक है, तो नाटक में ऑप्शन सही है, इसमें 10 अंक हैं। आगे, मालती माधव नाटक में किस रस की प्रधानता है? हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। किस रस की प्रधानता है? तो इसका घ ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रृंगार रस। आगे प्रश्न है, मालती माधव नाटक में किस रस की प्रधानता है? तो इसका घ ऑप्शन सही है, श्रृंगार रस। आगे प्रश्न है, मालती माधव किस शैली में लिखा गया? गद्य, पद्य, चंपू, इसमें से कोई नहीं। तो जो मालती माधव है यह चंपू काव्य है, माने गद्य पद्य दोनों में लिखा गया। आगे प्रश्न है, महावीर चरितम किसका नाटक है? भवभूति, सॉरी इसमें भवभूति दो बार हो गया है। कालिदास, हर्ष। तो यह भवभूति का नाटक है। आगे प्रश्न है, महावीर चरितम में कितने अंक हैं? तो महावीर चरितम में 12 हैं, 15 हैं, 7 हैं, 22 हैं। कितने अंक हैं? तो इसका ग ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 अंक हैं। आगे प्रश्न है, महावीर चरितम में किस रस की प्रधानता है? हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। तो नाम ही से पता चल रहा है महावीर चरितम, तो इसमें ग श्रृंगार रस की प्रधानता है। वीर से वीर रस, ऐसे आप याद कर सकते हैं। आगे प्रश्न है, किस नाटक में राम के विवाह से लेकर के राज्याभिषेक तक का वर्णन है? उत्तर रामचरितम, दूतवाक्यम, महावीर चरितम और किरातार्जुनीय। प्रश्न है, किस नाटक में राम के विवाह से लेकर के तो आगे इसका ग सही है, महावीर चरितम। महावीर चरितम में राम के विवाह से लेकर के उनके राज्याभिषेक तक का वर्णन है। ग ऑप्शन सही है। आगे प्रश्न है, निम्न में से भवभूति का नाटक कौन सा है? उत्तर रामचरितम, दूतवाक्यम, रघुवंशम, किरातार्जुनीय। तो इसका ग ऑप्शन सही है, उत्तर रामचरितम भवभूति का नाटक है। आगे प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? 12, 15, 7, 22। इसका ग सही है, 7 अंक हैं।
आगे प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में किस रस की प्रधानता है? हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा करुण रस। उत्तर रामचरितम में करुण रस की प्रधानता, क्योंकि इसमें रामायण के उत्तरकांड में लिया गया जिसमें रामचंद्र सीता का परित्याग कर देते हैं, तो इसमें करुण रस की प्रधानता है। किस नाटक में रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है? आगे प्रश्न है, किस नाटक में रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है? उत्तर रामचरितम, दूतवाक्यम, रघुवंशम, किरातार्जुनीयम। इसका ऑप्शन सही है उत्तर रामचरितम नाटक में उत्तरकांड की कथा वर्णित है। आगे है, 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? भवभूति, कालिदास, दंडी, हर्ष। आप पढ़िए और निशान लगाइए, बताइए कौन सा सही है। इसका ऑप्शन सही है दंडी। दंडी जो है 10 कुमार चरितम की रचना, इसमें 10 राजकुमारों का वर्णन किया गया है। ये दंडी की मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। आगे है, 10 कुमार चरितम कितने भागों में वर्णित है? 12, 15, 7, 3। तो इसका ऑप्शन सही है 3 भागों में वर्णित है। आगे प्रश्न है, 10 कुमार चरितम कितने उच्छ्वास में वर्णित है? 12, 8, 7, 3। तो इसका ऑप्शन सही है 8 उच्छ्वासों में वर्णित है। इसमें दंडी के 10 कुमार चरितम से यह भी प्रश्न पूछ लेगा कि जो दंडी का 10 कुमार चरितम किस में बटा है? सर्ग में, समय में, क्या उच्छ्वास में? तो यह उच्छ्वासों में बटा है। इनमें से दंडी की रचना कौन सी है? उत्तर रामचरितम, दूतवाक्यम, काव्यादर्श और किरातार्जुनीयम। इसका ऑप्शन सही है काव्यादर्श। यह क्या अलंकार ग्रंथ है दंडी का। आगे प्रश्न है, काव्यादर्श किसमें विभाजित है? समय में, सर्ग में, परिच्छेद में, खंड में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पूछ लेगा कि काव्यादर्श किसमें विभाजित है? तो यह परिच्छेद में विभाजित है। जैसे समय में पृथ्वीराज, जो पृथ्वीराज रासो है, ये समय में बटा हुआ है। खंड में पद्मावत है, ये सब रचनाएं खंड में विभाजित है। तो काव्यादर्श परिच्छेद में विभाजित है। आगे प्रश्न है, काव्यादर्श में कितने परिच्छेद में विभाजित है काव्यादर्श? 12, 4, 7, 3। आप प्रश्न पूछिए, पढ़िए और बताइए कि काव्यादर्श कितने परिच्छेद में विभाजित है। इसका ऑप्शन सही है 4। आगे प्रश्न है, अवंती सुंदरी कथा किसकी रचना है? भवभूति, दंडी, कालिदास, हर्ष। इसका ऑप्शन सही है दंडी की। अवंती सुंदरी कथा दंडी की रचना। अवंती सुंदरी कथा में किसका जीवन वर्णित है? अवंती सुंदरी कथा में किसका जीवन वर्णित है? भवभूति, दंडी, कालिदास, हर्ष। तो इसका ऑप्शन सही है। अवंती सुंदरी कथा में दंडी ने अपनी कथा में अपना जो है जीवन के बारे में लिखा है। चंपू शैली का सर्वश्रेष्ठ पारिभाषिक विश्लेषण दंडी की किस रचना में मिलता है? चंपू शैली में कह रहे हैं कि दंडी की कौन सी रचना है जो चंपू शैली में लिखी गई है? तो इसका ऑप्शन सही है काव्यादर्श। आगे प्रश्न है, दंडी किस लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न था ना, उपमा के लिए, रूपक के लिए, पद लालित्य के लिए, अर्थ गौरव के लिए।
तो दंडी पद लालित्यम, दंडी जो है पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। आगे है चंपू शैली का आरंभ किस वेद से होता है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। कि गद्य और पद्य कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो इसका ग ऑप्शन सही है अथर्ववेद। अथर्ववेद चंपू काव्य है, ये गद्य और पद्य दोनों में है। आगे प्रश्न है बृहत्त्रयी काव्य, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे तो आप अपने कॉपी में मोस्ट इम्पोर्टेंट में निशान लगा ही लेना। बृहत्त्रयी पूछता जरूर है पेपर में संस्कृत के प्रश्नों में से। तो किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, ये 3 है। यहाँ पर आपके 3 प्रश्न तैयार। किसी एक रचना का दे देगा, 3 दूसरी रचना दे देगा, पूछ लेगा इसमें बृहत्त्रयी में कौन सा काव्य है या कौन सा काव्य नहीं है। तो आप अच्छे से इसको याद कर लेना, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। आगे प्रश्न लघुत्रय में कौन सा काव्य? तो इसमें कालिदास के 3 रचनाएं, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, यह लघुत्रय में आता है। आगे प्रश्न निम्न में से दंडी की रचना कौन सी है? उत्तर रामचरितम, दूतवाक्यम, कला परिच्छेद, किरातार्जुनीयम। तो इसका ग ऑप्शन सही है, किरातार्जुनीयम। दोस्तों अब यहीं पर हिंदी साहित्य में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं उन सारे प्रश्नों को ली हूँ इसमें। और मुझे ये आशा है कि इससे बाहर मेरे ख्याल से प्रश्न संस्कृत साहित्य से नहीं पूछे जाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हिंदी साहित्य, जो हिंदी भाषा है उसके उपबंध, जैसे संविधान में किस अनुच्छेद में कब से कब तक में किस अनुच्छेद में क्या वर्णित है, इसके बारे में मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। क्योंकि जो हिंदी है वह संविधान में किस अनुच्छेद में कब से कब तक क्या क्या मान्यता है, कब से शुरू है, कब, इससे क्वेश्चन तो बनते ही हैं प्रत्येक पेपर में। हिंदी का कोई भी ऐसा पेपर हो ही नहीं सकता जिसमें हिंदी के जो अनुच्छेद हैं वह पूछे न जाए। हिंदी के अनुच्छेद और संस्थाएं, कौन सी प्रमुख संस्थाएं हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इन 2 टॉपिक पर अपना नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जो आपको यह रचना जो प्रश्न है अच्छे लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।